राहुल 78% अंकों से पास होकर 10वीं कक्षा में पहुंच गया था। जीवन में एक सफल और नामचीन वास्तुकार बनने के सपने देखने वाला वो 16 वर्षीय राहुल देखने से कुछ ज़्यादा आकर्षक तो नहीं था, किंतु उसका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और आकर्षक था। हल्का सांवला, अच्छी कदकाठी का स्वामी राहुल स्वभाव से बहुत ही विनोदी था। मस्ती मजाक तो जैसे उसका हर समय शुरू ही रहता था। शायद ही उसके विद्यालय में कोई उसका दुश्मन रहा हो। कक्षाचार्य या प्रधानाचार्य से यदि विद्यार्थी समूह को कोई अनुरोध करना होता था तो वो राहुल के माध्यम से ही अपनी बात पहुंचवाते थे और ज़्यादातर उन्हें सफलता भी मिलती थी। उसकी एक सहपाठी प्रीत, जो उसके साथ पिछले 3 वर्षों से उसी विद्यालय में पढ़ रही थी, उसकी सबसे अच्छी दोस्तों में थी और ये दोस्ती का हाथ प्रीत की तरफ से ही बढ़ाया गया था। प्रीत के चेहरे से एक अलग ही ओज, एक चमक दिखाई देती थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। प्रीत का हृदय भी उतना ही स्वच्छ और पवित्र था। शायद यही आकर्षण राहुल को प्रीत की मित्रता स्वीकार करने में प्रीत का सहयोगी बना हो। किंतु राहुल और प्रीत वर्तमान में बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे और कभी आपस में कोई भी बात नहीं छुपाते थे। राहुल और प्रीत दोनों एक मिडिल क्लास परिवार से संबंधित थे और दोनों अपनी शिक्षा को लेकर उतने ही गंभीर रहते थे। राहुल और प्रीत दोनों की इस बार बोर्ड की परीक्षा थी और उनकी आशा थी कि अच्छे अंकों से पास होकर छात्रवृत्ति और मेधावी आरक्षित सीट पर एक नामचीन विद्यालय में प्रवेश लेंगे, क्योंकि उनका वर्तमान विद्यालय 10वीं तक ही अध्यापन सेवा उपलब्ध करवाता था। इसी वर्ष एक महिला अध्यापिका कनिका उनके विद्यालय से जुड़ी थी। गणित में महारत हासिल उस अध्यापिका को पढ़ाने के लिए राहुल और प्रीत की ही कक्षा दी गई थी। साहित्यिक नाम वाली अध्यापिका कनिका ने पिछले ही वर्ष बीएड 85% अंकों के साथ पास किया था। कनिका एक 25 वर्षीय युवती थी और अपने काम में किसी अनुभवी की भांति ही मेहनत किया करती थी। उसके पढ़ाने के तरीके से विद्यार्थियों को पूरा भरोसा हो चला था कि इस बार किसी विषय में सही या ना सही, किंतु गणित में विशेष योग्यता पक्की है। लेकिन पूरी मेहनत करने के बाद भी राहुल को गणित में कुछ भी समझ नहीं आता था। कई बार प्रीत उसे सवाल हल करने का तरीका समझाने की कोशिश भी करती, किंतु विफल रहती। 2-3 महीने निकल जाने के बाद कनिका भी अपने कमज़ोर विद्यार्थी राहुल को पहचान चुकी थी। उस 3 महीनों में गणित विषय में ना सही पर उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व ने कनिका पर भी जादू कर दिया था और वो राहुल को गणितीय अवधारणा समझाने में पहले से अधिक प्रयास करने लगी। बात बात पर विद्यार्थियों को डांटने वाली अध्यापिका कनिका चाहने पर भी राहुल को नहीं डांट पाती थी। शायद उसे भी राहुल में एक भावी सफल अभियंता स्पष्ट दिख रहा था। एक रोज विद्यालय के पार्क के एक बेंच पर बैठे प्रीत और राहुल आपस में बातें करने लगे। प्रीत: राहुल, तुझे गणित में अभी भी परेशानी आती है क्या? राहुल: नहीं प्रीत, अभी पहले जितनी परेशानी नहीं आती। कनिका मैम अच्छा पढ़ाती हैं। प्रीत: इतना भी अच्छा नहीं पढ़ाती। पता नहीं क्यों हमारे क्लास के सभी लड़के उनके लिए पागल हो रखे हैं। ऐसा तो दिखने में भी कोई विश्व सुंदरी नहीं है। राहुल: छोड़ो प्रीत इन सब बातों को, हमें अपना 10वीं बचाना है और फिर आज के समय में ऐसा कौन है जो अपना खाली समय में बिना पैसे लिए भी सेवा दे? प्रीत: क्या मतलब तेरा? राहुल: वो मुझे कक्षा के अतिरिक्त भी पढ़ा देती हैं, कोई पैसा नहीं मांगा उसके लिए कभी भी। प्रीत: मतलब रोजाना तो फिजिकल क्लास से गायब होकर उन्हीं के पास होता है? राहुल: हाँ, तो इसमें गलत क्या है? प्रीत: तू नहीं समझ रहा राहुल, कैसे समझाऊं तुझे? अच्छा, वो शादीशुदा है? राहुल: मुझे क्या पता, वैसे कभी मांग में उनके सिंदूर देखा तो नहीं, शायद हो या। प्रीत: एक बात बता, पूरी क्लास में वो सबको डांटती हैं, मुझे तो शायद सबसे ज़्यादा ही डांटती हैं, तुझे क्यों नहीं डांटती? राहुल: जैसा तुम सोच रही हो प्रीत, वैसा कुछ नहीं है। इसी बीच कनिका क्लास लेने जाते वक्त गलियारे से प्रीत और राहुल को पार्क में साथ बैठे बातें करते देख विद्यालय के चौकीदार भैया को बोलती है कि वे वहां जाएं और राहुल और प्रीत को क्लास में पहुंचने के लिए जोरदार डांट लगाएं। भैया आदेश का पालन करने जाते हैं, लेकिन उन दोनों से बिना कुछ गुस्सा हुए शांत भाव से बस इतना ही कह पाते हैं कि कनिका मैम ने आप दोनों को यहाँ बैठे देखा था तो मुझे आपको क्लास में जाने का बोलने के लिए कह कर गई हैं।
प्रीत इतना सुनकर वहाँ से ये बोलकर कि मुझे तो इस कनिका पर 2 कौड़े का भरोसा नहीं है, वहाँ से भाग जाती है। राहुल प्रीत के उस दिन के व्यवहार को जैसे समझ ही नहीं पा रहा था। आखिर उसकी समस्या क्या है? क्या वो मुझे गलत समझ रही है? क्या वो मैम को, निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाली कनिका मैम को यदि इसकी गलती से भी भनक लगी तो उन्हें कितना दुख होगा? मेरे बारे में आखिर वो क्या सोचेंगे? इसी सोच में राहुल ने निर्णय लिया कि कुछ दिन और बचे हैं बोर्ड पेपर में, तो सही रहेगा यदि ऐसी किसी भी बातचीत से वो स्वयं को दूर रख पाए। दिन निकलते गए, कभी किसी खाली क्लास में, कभी लंच के समय, तो कभी गणित की क्लास के बाद कनिका राहुल को ऐसे ही पढ़ाती रही। यदि क्लास का कोई और लड़का या लड़की वही गणितीय अवधारणा राहुल के साथ बैठकर पढ़ने को रुक जाता तो कनिका मैम की असहजता को आसानी से अनुभव कर पाता। लेकिन ऐसा अनुभव किसी को भी उस समय नहीं होता था जब कनिका एकांत में राहुल को पढ़ाती थी। इस सब के चलते राहुल के काफ़ी पुरुष दोस्त उससे दूर रहने लगे थे, या किशोर अवस्था का एक विशेष प्रभाव कह लो, जिसके चलते राहुल के पुरुष मित्र उन सभी के मन को भाने वाली कनिका की निकटता राहुल की तरफ स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। एकांत में तो अब वो भी राहुल से मस्ती मजाक करने लगी थी। शायद दैनिक मेल मिलाप दोनों को एक अच्छा दोस्त बना रहा था, फिर चाहे वह पढ़ाई हेतु ही क्यों न था। अब तो कभी कभी कनिका प्यार से राहुल के सर पर तमाचा भी लगा देती थी, लेकिन इस सब के परे गणित में राहुल का प्रदर्शन पहले से अच्छा दिखाई दे रहा था। राहुल अब प्रीत से हंसी मजाक तो कर लेता था, लेकिन कनिका को लेकर कोई बात करने की मनोदशा में नहीं आ पाता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कनिका मैम के इस समर्पण का बदला उनकी बदनामी हो। कहीं राहुल और प्रीत की बात कोई सुन ले तो, कहीं राहुल और प्रीत की बात कनिका मैम सुन ले तो। बिल्कुल नहीं, इसलिए वो ऐसी बातचीतों से बचने लगा जिसका शीर्षक वो अध्यापिका होती थी। समय निकलता रहा और बोर्ड की परीक्षा आरंभ होने में मात्र 15 ही दिन का समय शेष बचा। बोर्ड परीक्षा से पहले विद्यालय ने विद्यार्थियों को स्वयं से तैयारी करने के लिए मुक्त कर दिया, छुट्टियां दे दी ताकि विद्यार्थी अपना अभ्यास करते रहें। राहुल को गणित के कुछ सवालों में अभी भी समस्या आ रही थी, जिसके लिए वो विद्यालय जाता रहा, किंतु निस्वार्थ सेविका के अंत से उसे कोई भी सेवा प्राप्त न हो पा रही थी, क्योंकि 10वीं के विद्यार्थियों की छुट्टी के चलते कनिका मैम की ड्यूटी दूसरी क्लास में लगा दी गई थी, जिसके कारण दूसरों के लिए उनके पास समय नहीं बचता था। एक दिन राहुल जैसे तैसे पता करके कनिका की उस समय की क्लास के बाहर ही जाकर खड़ा हो गया। क्लास समाप्त होने पर कनिका ने उसके आने का कारण पूछा तो राहुल ने बता दिया कि उसे कुछ फॉर्मूलों और सवालों को समझने में अभी भी समस्या आ रही है, जो कि उनके विषय से संबंधित है। वो अब तक के समय का पहली बार था जब कनिका ने राहुल को स्पष्ट इनकार कर दिया कि उसके पास एक भी मिनट वर्तमान में खाली नहीं है, क्योंकि विद्यालय का काम पहले की तुलना में अधिक हो चुका है। राहुल ने एक अच्छे विद्यार्थी की भांति उनसे आग्रह किया, समय मांगा, किंतु मैम अब वैसी मैम नहीं दिख रही थी जैसी वो थी। कनिका मैम ने तो अपना पूरा समय और सेवा दी, किंतु अब जब उन्हें समय का अभाव है तो उसे मैम को गलत नहीं समझना चाहिए। आखिर समय के बेड़ियों से भला कौन बच सका है। निराश मन से वो किशोर ये सोचता हुआ क्लास के बाहर से चल दिया कि कनिका ने उसे आवाज़ लगाई, राहुल। राहुल वापस मुड़ा और बोला, जी मैम। कनिका, उदास क्यों हो रहे हो? राहुल, नहीं मैम, उदास नहीं, बस सोच रहा था कम अंक आए या फेल हो गया तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। कनिका, अच्छा ठीक है, ज़्यादा एक्टिंग ना करो, मेरा नंबर लिखो, दिक्कत हो तो मैसेज भेजना। राहुल, क्या मैसेज पर संभव है? मैम, 1-2 दिन बस और पढ़ा दो, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कनिका, अच्छा, ज़्यादा वज़नदार शब्द फेंक कर ना मारो, अगर समय मिलेगा तो बताऊंगी, अभी जाओ। इसके बाद राहुल गणित संबंधी समस्या के लिए कविता को मैसेज भेजता तो बहुत समय के बाद और ज़्यादातर तो रात के समय उसको उत्तर प्राप्त होता, और उस पर भी राहुल को कुछ समझ नहीं आता। उसका समझाने का अनुरोध अब मैसेज में भी शुरू हो गया। शायद कोई और विद्यार्थी होता तो इस तरह परेशान करने पर ज़ोरदार डांट खा गया होता या फिर ब्लॉक हो जाता, किंतु वह तो राहुल था। गणित की परीक्षा में अब 5 ही दिन शेष बचे थे।
कि एक दिन कनिका ने राहुल को सामने से अपना पता मैसेज किया और कहा, तुम आकर पढ़ सकते हो, पर मुझे अपने घर में भीड़ नहीं चाहिए और किसी को मत बताना कि मेरे यहाँ पढ़ने आ रहे हो, वरना बात जब फैलेगी तो सबको लगेगा राहुल को क्यों, दूसरों को क्यों नहीं, और इससे मेरे अच्छे शिक्षक होने पर सवाल उठेगा। तुम खाली तो हो ना? राहुल ने उत्तर दिया, जी मैम, मैं तो परीक्षा तक खाली हूँ। सामने से कनिका ने फिर मैसेज भेजा, ना बाबा, इतना समय नहीं है मेरे पास, बस आज पढ़ा सकती हूँ, वो भी कल सुबह वापस विद्यालय है। राहुल ने उत्तर दिया, रात में देर तक पढ़ा देना, बस मेरे अच्छे अंक आ जाएं। कनिका ने कहा, अब आओगे भी या समय नष्ट करने की आदत हो गई? राहुल कनिका के मान सम्मान के कारण अपने परिवार को ये बोलकर कि दोस्तों के साथ पढ़ना है तो कल सुबह ही आऊँगा, वहाँ से अपनी साइकिल उठाकर उस स्थान पहुँचा जहाँ का पता कनिका ने उसे दिया था। कनिका का घर काफ़ी आधुनिक तरीकों से बना हुआ था। शायद किसी महान आर्किटेक्ट द्वारा उस घर की संरचना बनाई गई हो। राहुल ने प्रवेश द्वार पर लगी घंटी बजाई कि कनिका ने आकर दरवाज़ा खोला और उसे घर के अंदर प्रवेश दिया। घर के अंदर कनिका मैम की तस्वीर में साथ में कोई पुरुष भी थे। उत्सुकतावश राहुल ने कनिका से उनका परिचय पूछा तो उनका उत्तर सुनकर तो स्तब्ध रह गया। कनिका बोली, ये मेरे पति हैं। राहुल, तो सर से मिलवाएंगी नहीं? कहाँ हैं ये? कनिका, तुम्हारे सर इस समय काम से शहर से बाहर गए हुए हैं, परसों वापस आएंगे। राहुल, तो घर में अभी कौन कौन है आपके? कनिका, इस समय तो मैं हूँ, तुम हो। राहुल, कोई और? कनिका, और कोई नहीं है। कोई होता तो कैसे पढ़ा पाती मैं तुम्हें? इतने दिन इसी कारण से तो निकल गई, सुबह विद्यालय की सेवा, शाम को पति की। आज कोई परेशान करने वाला नहीं था तो तुम्हारा अनुरोध मान लिया। कोई समस्या? राहुल असहजता से, नहीं समस्या नहीं, पढ़ाई शुरू करें? कनिका, हाँ बिल्कुल, पर पहले ये बताओ चाय पियोगी या कॉफ़ी? राहुल, एक गिलास पानी। कनिका, अभी लाई राहुल, जब तक तुम वो सामने वाले कमरे में जाकर बैठो। राहुल, जी मैम। इसी के साथ कनिका पानी लेने चल देती है। वहीं राहुल सामने रूम में बैठ जाता है। वो एक सवाल हल करते और फिर किसी अन्य विषय पर बातचीत में फंस जाते। देखते ही देखते 3 घंटे निकल गए। कनिका और राहुल अब गुरु शिष्य की परंपरा में बंधे हुए कम और दोस्तों जैसे ज़्यादा लग रहे थे। कनिका कुछ समय बाद राहुल के लिए कोई खाने पीने की चीज़ें ला रही थी। कनिका, राहुल तुमसे एक बात पूछूं? राहुल, हाँ मैम। कनिका, पहले तो मुझे ये मैम बोलना बंद करो। राहुल, फिर क्या कहूँ? कनिका बोलो। राहुल, लेकिन मैम, कनिका, लेकिन कुछ नहीं, यहाँ वैसे भी कोई नहीं है। कनिका, बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। राहुल, पर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कनिका, ठीक है, फिर मैं नहीं पढ़ाऊँगी। मरता क्या नहीं करता, कहावत सोचकर राहुल ने सोचा, मैम ने आज तक कुछ नहीं मांगा, हमेशा निस्वार्थ भाव से मेरी सहायता की है, उनका मन रखने के लिए बोल देता हूँ। राहुल, ठीक है, पर आप अब पढ़ाइए। कनिका, पहले कनिका कहकर पढ़ाने को बोलो। राहुल, कनिका पढ़ाऊँ ना? कनिका, ये हुई ना बात। और कनिका ने पहले से ज़्यादा मन से पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाते पढ़ाते रात के 11 बज गए। कनिका को नींद आने लगी थी, पर राहुल पहले से ज़्यादा एक्टिव था। शायद पढ़ाई की जिम्मेदारी और भविष्य के स्वप्न उसको इतना एक्टिव रखे हुए थे। राहुल को बताकर कि उसे नींद बहुत तेज़ आ रही है, कनिका नहाने चल दी, क्योंकि नींद भगाने का इससे उत्तम कोई विकल्प उसे नहीं सूझ रहा था। कनिका नहाने के बाद जिस तरह के वस्त्रों में राहुल के सामने आई कि कोई भी व्यक्ति शर्मा जाए। शायद मैत्रीपूर्ण स्थिति में लाने के बाद कनिका उस किशोर के उस उम्र के पड़ाव की जैसे कोई परीक्षा ले रही हो। राहुल ने शर्म के मारे मुंह फेर लिया। कनिका, राहुल मेरी तरफ देखो। राहुल, आप मुझे गलत समझ रही हो, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा आप सोच रही हो। कनिका, मैंने कहा मुझे देखो राहुल, क्या इसके लिए तुम्हारे मित्र समूह मेरे आगे पीछे नहीं फिरता था? राहुल, फिरता होगा, पर मैंने हमेशा आपको अच्छा समझा। कनिका, मैं अच्छी ही हूँ, एक बार देखो तो मेरी तरफ। मुझे पता है तुम भी वो सब का मन करता होगा, आखिर तुम्हारी आयु भी तो वही है। राहुल, मुझे नहीं देखना आपकी तरफ। प्रीत मेरी सबसे अच्छी दोस्त है,
और उसने मुझे आपकी नीयत की चेतावनी दी थी, लेकिन मैं आपको कोई समाज सेविका की तरह सोच रहा था। कनिका, प्रीत प्रीत प्रीत, आखिर ऐसा क्या है प्रीत में जो मुझ में नहीं? आज की ही तो बात है, वैसे भी किसे पता चलेगा? राहुल, प्रीत के पास दिल है जो आपके पास नहीं। पता तो सबको चलेगा, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। कनिका जोर जोर से ठहाके मार कर हंसने लगती है। पुलिस को बुलाओगे? बुलाओ, मैं भी बोल दूंगी कि ये मुझे छेड़ रहा था, और फिर कैसे तुम मेरे लिए विद्यालय के चक्कर काट रहे थे ये तो सबने देखा ही था। कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी। देखना चाहोगे? हाँ कहो तो अभी चिल्ला चिल्ला कर सबको जमा कर देती हूँ। फिर तुम और तुम्हारा भविष्य सलाखों के पीछे। राहुल रोते हुए, आखिर आप चाहते क्या हो? कनिका, जो बोलती हूँ वो करो। राहुल, लेकिन क्या? कविता, मुझे एक प्रेमी की तरह प्रेम करो, मुझ में समा जाओ। राहुल, मैं ये सब कभी नहीं करूँगा, चाहे आप मेरी जान ही क्यों न ले लो। कनिका, तुम क्या सोचते हो वो मेरी निस्वार्थ सेवा थी? मैं पहले दिन से ही तुम्हें पसंद करती थी, कोशिश करती थी कि कोई बहाना मिले जो तुम मेरे निकट आओ। वो समय आ गया है, या तो मुझे संतुष्ट करो या फिर जेल में सफल अभियंता बनने के स्वप्न देखो। और इसी के साथ इस डर से कि जगह कनिका की, समय रात का और महिला प्रधान भारतीय कानून कौन सुनेगा उसकी। और अगर महिला ने आरोप लगाया तो पुलिस से पहले ये भीड़ मारेगी, फिर पुलिस मारेगी और आखिरी में जेल अलग। भीड़ की भी भारत में मुख्य भूमिका है। न्यायाधीश के बाद में निर्णय लेते हैं। ये स्वयं को न्यायाधीश के पार्षद समझकर महिलाओं के पक्ष में पहले हस्तक्षेप करके लड़के या पुरुष को पीट देते हैं। और ये भी कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के चलते नहीं करते, बस महिला की दृष्टि में ऊपर उठने को करते हैं, चाहे महिला स्वयं में गलत हो फिर भी। यही सोचते सोचते राहुल ने वो सब किया जो कनिका ने चाहा। राहुल की आंखों से गिरता एक एक आंसू उसके मन की पीड़ा, उसके क्रंदन को अभिव्यक्त कर रहा था। लेकिन वासना में डूबी उस युवती को अपनी भूख के आगे राहुल की आत्मा का रोना उसे सुनाई नहीं दे रहा था। उसके लिए राहुल इंसान नहीं था, कोई विद्यार्थी नहीं था। उसके लिए राहुल केवल और केवल एक वस्तु था, भोग करने की वस्तु। देह की आग शांत होते ही कनिका भी अब परिवर्तित हो चुकी थी। उसने राहुल को तत्काल जाने को बोला, ये कहते हुए कि किसी को भी इसकी सूचना लगने पर कब ये संभोग बलात्कार में बदल जाएगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। आखिर संभोग और बलात्कार की परिभाषा भी तो महिला प्रधान कानूनों में स्त्री के अनुरूप होती है। न्यायालय क्या निर्णय देगा ये तो भविष्य का विषय है, पर पुलिस की जांच किस दिशा में जाएगी और पुलिस जांच के नाम पर महिला अपराध के चलते राहुल की क्या दशा बनाएगी, ये सब बातें राहुल को पागल कर रही थीं। राहुल शांत हो गया। अब वो पहले जैसी मस्ती मजाक करना भूल गया। इतना शांत उसे किसी ने कभी नहीं देखा था। चेहरा भी मुरझाने लगा था। उसने लोगों से बातचीत करनी बंद कर दी। जब भी उसे वो रात याद आती, वो अपने शरीर से आती एक अजीब सी दुर्गंध महसूस करने लगता और पागलों की तरह अपने शरीर के अंगों को रगड़ने लगता। कभी हाथ रगड़ता तो कभी गर्दन। एकांत में वो असामान्यों की तरह चीख चीख कर रोता। परीक्षा से 2 दिन पहले प्रीत उससे मिलने पहुंची। प्रीत, तू आजकल कहाँ है? न घर मिलता है न किसी दोस्त के यहाँ मिलता है। बोर्ड की परीक्षा है, फेल होना है क्या तुझे? किंतु राहुल की तरफ से कोई जवाब प्रीत को नहीं मिला। प्रीत सोच रही थी कि ऐसा पहली बार हुआ है इतने सालों में कि राहुल प्रीत से ऐसा व्यवहार कर रहा है। प्रीत, कोई बात है क्या? तू अब मुझसे भी छुपाएगा? राहुल अभी भी शांत था। प्रीत, अच्छा कनिका मैम को बुला दूं? उन्हें बताएगा क्या हुआ तुझे? राहुल, उसे कॉल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रीत भौचक्का रह गई। राहुल ने आज तक कभी कनिका मैम के लिए ऐसा नहीं बोला था। प्रीत को अब संदेह होने लगा कि आखिर कुछ तो है जिसे राहुल छुपा रहा है। प्रीत, तो मुझे बता रहा है या नहीं? देख, मैं कनिका मैम को कॉल लगाने जा रही हूँ। राहुल, क्या जानना है तुम्हें? प्रीत, तेरी इस उदासी का कारण कहाँ है मेरा मित्र, वो सदैव जो हंसता रहता था, हंसाता रहता था? कहाँ है वो राहुल जिसके सपने हमेशा बड़े होते थे? आखिर किस बेहोशी की नींद में सो रहा है मेरा राहुल? राहुल, राहुल आज भी वही है, बस राहुल अशुद्ध हो गया। प्रीत, क्यों? किसी लड़की ने दबोच लिया क्या? इतना कहकर प्रीत ठहाके मारकर जोर से
हंसने लगी कि राहुल की हाँ ने उसको अचानक बिल्कुल शांत कर दिया। प्रीत चौंक कर, क्या कह रहा है तू? राहुल अभी भी शांत था। प्रीत, ठीक है, आज मैं तेरे लिए इतनी पराई हो गई न कि तू मुझसे अब बातें छुपा रहा है। मैं अभी तेरे पापा मम्मी को जाकर तेरी हालत बताती हूँ। राहुल, प्रीत रुक, जो तुमने सुना वो सब सच है। प्रीत, मतलब तेरा बलात्कार? राहुल प्रीत को बीच में रोकते हुए, भारत में पुरुषों के बलात्कार कहाँ होते हैं? पुरुष तो बस बलात्कार करते हैं, वो कभी पीड़ित कहाँ होते हैं? यहाँ तो वासना भेद लिंग भेद करती है। इस देश के पुरुष वांछित हो सकता है किंतु महिला नहीं। प्रीत, मुझे सब विस्तार से बता। राहुल जैसे जैसे एक एक वाकया जो उस दिन घटित हुआ प्रीत को सब बता रहा था। उसकी और प्रीत की आंखों से आंसू बहने का क्रम साथ के साथ चलता आ रहा था। प्रीत, मैंने तुम्हें समय रहते बचने का संकेत दिया था, किंतु तुम उसे पता नहीं कौन सी महान नायिका समझ बैठे थे। तुमने पुलिस को बताया? राहुल, उसने धमकाया है कि यदि पुलिस को या किसी को भी बताया तो वो मेरे विरुद्ध बलात्कार का प्रकरण पंजीकृत करवा देगी। प्रीत, उसकी ऐसी की तैसी, तू चल मेरे साथ। और इतना कहकर राहुल के मना करने पर भी हठ पकड़कर प्रीत राहुल को पुलिस थाना ले आई। थाना अधिकारी हवलदार को पूछते हैं कि आदर्श, ये तो लड़का लड़की कैसे खड़े हैं यहाँ? आदर्श, श्रीमान कोई मुकदमा दर्ज करवाना है, किंतु दोनों नाबालिग हैं। थाना अधिकारी, किस संबंध में? आदर्श, बलात्कार हुआ है। थानाध्यक्ष, लड़की का? आदर्श, नहीं, लड़के का। इतना सुनते ही दोनों जोर जोर से हंसने लगे। थानाध्यक्ष, इसको मेरे पास भेज। आदर्श दोनों को उनके पास लाकर खड़ा कर देता है। अजीत, कैसे आना हुआ यहाँ? प्रीत राहुल को बोलने का संकेत देती है। राहुल, सर मेरे साथ बलात्कार हुआ है। अजीत, किसने किया? राहुल, हमारे विद्यालय की अध्यापिका ने। अजीत, अध्यापिका की उम्र? राहुल, 25 या 26। अजीत, और तेरी? राहुल, 16-17 का होने वाला हूँ। अजीत, तू नाबालिग है, पढ़ाई पर ध्यान दे, क्या बेकार के चक्करों में पड़ा हुआ है? राहुल, किसी काम में अब मन नहीं लगता। अजीत, क्यों? इतनी रंगीन थी वो रात। राहुल रोकते हुए चीख कर, क्या बेकार बात कर रहे हो? अजीत, आवाज़ नीचे करके बात कर, तेरे बाप का थाना नहीं है ये, उठा के अंदर डाल दूंगा, 2-4 सेक्शन और लगा दूंगा पब्लिक सर्वेंट से बदतमीजी करने के लिए। राहुल, सर्वेंट? पब्लिक सर्वेंट? अजीत प्रीत से, तू समझाएगी इसे या मैं समझाऊं? फिर राहुल की तरफ देखते हुए, मज़ा आया था? आग ठंडी हुई थी। प्रीत गुस्से में चिड़चिड़ा कर राहुल से चलने को बोलती है। अजीत, ले जा इसे यहाँ से, ना तो ये कोई बड़े बाप की औलाद है ना किसी सेलिब्रिटी की। बड़ा आया बलात्कार हुआ, गया कुछ तेरा? गया कुछ मिला ही ना? इतना बोलकर अजीत और अन्य थाना कर्मचारी उन दोनों पर हंस पड़े। अजीत, आदर्श अगर ये यहाँ से ना जाएं तो इसको ही अंदर कर दो, साले की चर्बी मैं निकालता हूँ। राहुल और प्रीत वहाँ से वापस आ जाते हैं। दिन प्रतिदिन राहुल की मनोदशा बिगड़ती जाती है। वो परीक्षा तक नहीं दे पाता है। धीरे धीरे पागलपन उस पर हावी होने लगता है। उसके मन में कई बार मरने और मारने जैसे विचार आने लगते हैं। कहीं से निकलता है तो उसे लगता है जैसे वही चर्चा का विषय है, जैसे लोग उस पर हंस रहे हैं। प्रीत उसे सामान्य करने की बहुत कोशिशें करती है, किंतु असफल ही रहती है। एक रोज़ राहुल की लाश पंखे से लटकी मिलती है। ढूंढने पर एक कॉपी मिलती है जिस पर उसने अपने दर्द को बयान कर रखा था। मैं एक पुरुष हूँ और मेरा बलात्कार हुआ है। मैं एक ऐसे देश का नागरिक हूँ जहाँ का संविधान तो लिंग भेद न करने के बड़े बड़े दावे करता है, किंतु यहाँ का कानून महिला और पुरुष को एक चश्मे से हरगिज नहीं देखता है। यहाँ ये स्त्री तय करती है कि कब संभोग को बलात्कार करना है, और नारी प्रधान इस विधि ने ऐसा चश्मा लगा रखा है जो पुरुष बलात्कार को पुरुष का आनंद मानता है। एक स्त्री की भावना हो सकती है, एक पुरुष की नहीं। यहाँ एक पुरुष कुविचार रख सकता है, एक स्त्री नहीं। पुरुष के छूने भर से एक स्त्री दूषित हो सकती है, लेकिन एक स्त्री के छूने से पुरुष नहीं। यहाँ स्त्री एक माँ और बहन है, लेकिन पुरुष एक पिता और भाई नहीं। माँ से पुत्र के सृजन, उसके जन्म पर बड़े बड़े व्याख्यान दिए जाते हैं, लेकिन उस सृजन, उस जन्म में एक पिता की कोई भूमिका नहीं। एक स्त्री के आंसू सभी को दिखते हैं, लेकिन उस स्त्री के दंश से मरा हुआ पुरुष
किसी को नहीं दिखता। महिलाओं के पास रोने को कम से कम भीड़ तो है, आयोग तो है। हमारे पास रोने के लिए कोई कंधा भी नहीं है। न सभी पुरुष बुरे होते हैं, ना सभी महिलाएं अच्छी। अपने हाथ तक की तो सभी उंगलियां एक से नहीं होती। मुझे ये लिखते हुए कोई लज्जा नहीं आती है कि एक पुरुष ही पुरुष का सबसे बड़ा दुश्मन है। मेरा शरीर किसी को आनंद देने या लेने के लिए नहीं था। मैं किसी के भोग की वस्तु नहीं था। मेरा शरीर, मेरी आत्मा आज दूषित है। शायद ये विषय समाज के गले से ना उतरे, क्योंकि सच्चाई और मानव मनोविज्ञान को कोई समझना नहीं चाहता। मैं जब जब अपने शरीर को देखता हूँ, मुझे उस घृणित स्पर्श की याद आती है। प्रीत, मैं आज पवित्र नहीं रहा, लेकिन यदि सत्य है कि पुनर्जन्म होता है तो मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊँगा। उस समय मेरी देह, मेरी आत्मा निष्कलंक होगी। उस जन्म में मैं तुम्हें और अपने सपने दोनों को एक साथ अपनाऊंगा। मैं अपने प्राण त्याग रहा हूँ। मेरे माँ पापा को समझाने की कोशिश करना कि उनका बच्चा दिन प्रतिदिन किस घुटन में जी रहा था। अंतिम विदाई, आपका राहुल।